वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 181 है। ये टेस्ट सीरीज़ यूपी आरओ एआरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर, भारतीय राज्य व्यवस्था। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 181 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे प्रश्न। आसान सा प्रश्न है पहला, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? या अगर ऐसे ही प्रश्न पूछा जाए कि भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति देता है राष्ट्रपति को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1)(a) के अनुसार भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा स्पीकर को तुरंत देता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड, उसके पद से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, भारत में राष्ट्रपति पद के लिए कोई व्यक्ति पुनः नियुक्ति का पात्र जो है नहीं है। ठीक है, मतलब एक बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया तो वो फिर से नहीं बन सकता। और दूसरा स्टेटमेंट है, कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद के रूप में पद धारण कर चुका है संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र नहीं होगा। अच्छा, दो स्टेटमेंट हैं, इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट का अर्थ एक ही निकल रहा है। ठीक है, दोनों कथन एक ही बात कर रहे हैं, जो कि गलत है। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। तो सही पूछा, सही कोई है नहीं इसमें, डी है इसका आंसर। देखिए, भारत में कोई व्यक्ति एक बार अगर राष्ट्रपति बन गया तो वो कितनी बार भी राष्ट्रपति पद के लिए जो है उम्मीदवार हो सकता है। जबकि इसके विपरीत यूएस को देखें, अमेरिका को देखें तो एक व्यक्ति वहाँ केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन भारत में भारतीय संविधान ने कोई बाउंडेशन इसके लिए नहीं लगाया है। तो दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आरओ एआरओ की। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता निर्धारित करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। ठीक है, वहाँ लिखा था नहीं होगा। तीसरा प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 61 में वर्णित है। थोड़ा सा और जाने इसके बारे में, तो राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग है वो संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, याद रखना इसको, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। और महाभियोग का प्रस्ताव जो है संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को कितने दिन पहले देनी पड़ती है? 14 दिन पहले देनी पड़ती है। तो तीनों की तीनों बातें ये अलग अलग स्टेटमेंट है। पहला प्रश्न तो यही है कि कैसी प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। तो ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। प्रश्न ये भी पूछा गया है कि संसद के कौन से सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। तो कितने दिन पहले सूचना देनी पड़ती है? 14 डेज बिफोर, 14 दिन पहले। नंबर 4 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? अपनी स्वीकृति रोक रहा है वो, यानी विधेयक जो है वो साधारण विधेयक होगा। ठीक है, धन विधेयक होता तो बाध्य हो जाता अनुमति देने के लिए। तो अनुच्छेद 111 के तहत वो स्वीकृति को रोक सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संसद की राष्ट्रपति प्रेसिडेंट संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति को रोक लेगा, अथवा विधेयक को पुनर्विचार हेतु सदनों को वापस लौटा देगा। यदि धन विधेयक नहीं है तो, धन विधेयक होगा तो स्वीकृति देने के लिए बाध्य है, तो साधारण विधेयक होगा। 5वां प्रश्न है, भारतीय संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। कौन सा आर्टिकल है? 160, 162, 165 या 310? देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 160। संविधान के अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल यानी गवर्नर के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं कैसे? जनता के द्वारा
संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, राज्यों के विधानमंडलों द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है। ठीक है, राष्ट्रपति को जो निर्वाचक मंडल करता है वो अलग है, उपराष्ट्रपति का अलग है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वही भाग लेते हैं। ठीक है, और साथ में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी के भी भाग लेते हैं। लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, यानी उसमें मनोनीत भी हो गए और इलेक्टेड भी हो गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। तो इसमें जो है मनोनीत भी हो गए और इलेक्टेड भी हो गए, निर्वाचित और मनोनीत दोनों, यानी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, यानी गुप्त मतदान। और इसमें जो है वो निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं संसद के, यानी लोकसभा के और राज्यसभा के भी। यही चीज़ राष्ट्रपति के रूप में हो तो केवल ये होंगे, ये नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है, अश्योर्ड करता है? प्रेस की स्वतंत्रता को कौन सा आर्टिकल है वो? इंपॉर्टेंट है प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। आर्टिकल 19, ठीक है, अनुच्छेद 19, और उसमें भी पूछ लिया 19 का कौन सा, तो 19 का पहला ही है। देखिए, भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, किंतु अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वर्णित फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसको निहित माना गया है, यानी वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? ये है आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21। भारतीय गणराज्य के संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्वय अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? दोहरे दंड का मतलब है एक व्यक्ति को किसी एक सज़ा के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता, और अपने विरुद्ध साक्षी बनने के लिए जो है उसको उस पर दबाव नहीं दिया जा सकता। और ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? ये है अनुच्छेद 20 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। दोनों की दोनों बातें अनुच्छेद 20 में क्लॉज बना रखे हैं, 20 का 2, 20 का 3। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन? इंपॉर्टेंट है प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और इसका उत्तर है अनुच्छेद 24। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। 14 वर्ष से कम आयु के या किसी अन्य संकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? कौन सा? देखिए, 5 प्रकार के प्रलेख या रिट जो है वो जारी कर सकता है। हाई कोर्ट करता है, और कौन करता है? दूसरा सुप्रीम कोर्ट करता है। यहाँ उत्तर क्या है? यहाँ उत्तर है हैबियस कॉर्पस, यानी वंदे प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, ग्रेटेस्ट प्रोटेक्टर ऑफ द लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल।
तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत जो हाई कोर्ट है वो मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। इनमें से जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है उसको किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। वो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, आरओ में भी पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा गया है। 5वां प्रश्न है, ऐसी याचिका या रिट जो न्यायालय द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट को क्या कहा जाता है? को वारंटो, मैंडेमस, प्रोहिबिशन या हेबियस कॉर्पस। ये 5 प्रकार के रिट हैं, इनको हिंदी अंग्रेजी दोनों में याद रखना। ठीक है, हिंदी में पूछ लेगा, अंग्रेजी में पूछ लेगा तो इस तरह से ही पूछ लेगा देवनागरी में। तो पता होना चाहिए कि प्रतिषेध को क्या बोलते हैं, मैंडेमस इस तरह से, हेबियस कॉर्पस को बंदी प्रत्यक्षीकरण। यहाँ उत्तर क्या है? यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैंडेमस यानी परमादेश। ठीक है, परमादेश है मैंडेमस। तो मैंडेमस या परमादेश का आशय क्या है? हम आदेश देते हैं। ठीक है, इस प्रकार यह याचिका जो है कार्यपालिका से उस कार्य को करने के लिए कहा जाता है इस याचिका में जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स नहीं है? देखिए, फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 में, अनुच्छेद 12 से 35 में भाग कौन सा है? भाग 3 है। तो किस किस आर्टिकल में क्या क्या लिखा है सब पता होना चाहिए आपको। और 36 से 51 में है नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार ये फंडामेंटल राइट्स है। कानून के समक्ष बराबरी फंडामेंटल राइट्स है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार फंडामेंटल राइट्स है, अनुच्छेद 25 है। समान कार्य के लिए समान वेतन ये राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख संविधान के मौलिक अधिकारों में न देकर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों या सिद्धांतों के अंतर्गत दिया गया। अनुच्छेद पूछ ले तो कौन सा? अनुच्छेद 39, जबकि विकल्प में दिए गए सारे के सारे मौलिक अधिकार हैं। नंबर 14 पर आ जाइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद या आर्टिकल भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 260 तो विदेश नीति से संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन करता है, ऊपर देखा होगा हमने। और आर्टिकल 280, अनुच्छेद 280 इसमें जो है वो भारत का वित्त आयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 51 यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। तो आंसर डी करेक्ट है यहाँ पर। 36 से 51 में है ना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 15वां प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। ये कथन किसका है? और ये इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किसने कहा था ये कहा था के.टी. शाह ने। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, के.टी. शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, कौन थे वो और फेल हो गया था? वो थे जी.वी. मावलंकर। पूरा नाम है गणेश वसुदेव मावलंकर। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, 15 दिसंबर 1954 को आचार्य जे.वी. कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों के द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या स्पीकर गणेश वसुदेव मावलंकर या जी.वी. मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और इनके विरुद्ध यह प्रस्ताव 18 दिसंबर 1954 को लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। तो 15 दिसंबर 1954 को लाया गया और 18 दिसंबर 3 दिन में ही जो है अस्वीकृत हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट बनाकर पूछ लेगा कि पारित भी हो गया था, तो पारित नहीं हो पाया था। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, निर्धारित नहीं है। देखिए, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं हो सकता, लेकिन जो उसके सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। सी है इसका आंसर। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का? 6 साल का। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं, जैसे कि लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का? 5 साल का। राज्यसभा का कार्यकाल निर्धारित ही नहीं है, राज्यसभा विघटित ही नहीं होती। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल का। ठीक है, राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है,
इसके यथासंभव निकटतम जो सदस्य हैं वो 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का? 6 साल का। प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 18वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन विधेयक यानी मनी बिल को प्रस्तुत किया जाता है केवल वित्त मंत्रालय में, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा राज्यसभा किसी में भी, मतलब दोनों में एक साथ? एक साथ तो नहीं। धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाएगा केवल लोकसभा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो धन विधेयक के संबंध में संसदीय प्रावधान, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और धन विधेयक एक सरकारी विधेयक है, अतः इसे केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन लेगा? लोकसभा स्पीकर लेगा। ये तीनों के तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है धन विधेयक से संबंधित। और धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुशंसा पर केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित भी किया गया है। और धन विधेयक को पारित करने के लिए एक विशेष संसदीय प्रक्रिया है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में वर्णित किया गया है। धन विधेयक की परिभाषा किसमें? 110 में। और जो विशेष प्रक्रिया है उसका वर्णन किसमें? 109 में। लोकसभा में पारित होने के बाद धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है, ठीक है। और राज्यसभा के पास पावर क्या है धन विधेयक के मामले में? कुछ भी नहीं है। उसमें जो भी मांगे हैं या तो उनको मान ले, वो नहीं भी मानेगी तो राज्यसभा से पारित माना जाएगा वो। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 साल का। तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति और इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी? 30 होती है और 30 के 30 जो मेंबर होते हैं ये लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा का कोई मेंबर इसमें नहीं होता। इसके सदस्य केवल लोकसभा से ही निर्वाचित किए जाते हैं और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? 1 साल का होता है। इसके विपरीत है लोकलेखा समिति। लोकलेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा के, 7 होते हैं राज्यसभा के। उसके सदस्यों का कार्यकाल भी 1 साल का होता है। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा, एक है कार्यवाहक न्यायाधीश, एक है तदर्थ न्यायाधीश, और इन दोनों की नियुक्ति का उत्तर अलग अलग है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, ठीक है। भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश ये उसके लिए सही है, तदर्थ न्यायाधीश के लिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति, केवल राष्ट्रपति, परामर्श नहीं लेंगे, सी आंसर। तो अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, ठीक है। तो जब उसका पद रिक्त होगा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में खुद ही असमर्थ है, तो राष्ट्रपति द्वारा उसकी सलाह नहीं ली जाती, ठीक है। केवल राष्ट्रपति आंसर ही करेक्ट करना, सलाह वाला मत करना। कुछ चीज़ें एडिशनल, वही तदर्थ न्यायाधीश वाली। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा तदर्थ न्यायाधीष यानी एडॉक जज की नियुक्ति की जाती है। तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और कार्यवाहक की कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो फ्रांस की न्यायिक प्रणाली से प्रेरित है और अनुच्छेद 127 में सर्वोच्च न्यायालय में एक तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से तदर्थ न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया जा सकता है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाती है? जब सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सत्र को आयोजित करने या जारी रखने के लिए स्थायी न्यायाधीशों की जो गणपूर्ति यानी जो कोरम है वो कम पड़ जाती है, तो ठीक है, तब की जाती है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीश, एडहॉक जज, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, एडहॉक जज की कौन करेगा?
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इम्पोर्टेंट है दोनों चीज़ें, याद रखना हमेशा। तो ये 20 प्रश्न है इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटी के, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट PDF सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो उसकी। बाकी सब्सक्राइब रखना है सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।